स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में। ये CRISPR-Cas9 तकनीक क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे और भारत के अंदर इसके ऊपर क्या ऐसा हलचल होने वाला है उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो CRISPR-Cas9 टेक्निक है ये एक तरीके की क्या टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है जीनोम एडिटिंग टेक्निक। जीन एडिटिंग टेक्निक क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे और भारत आगे 5 वर्षों में क्या करने वाला है इस पर भी बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये CRISPR-Cas19 जो था एक तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग की जाती है। अब आपने सुना होगा कि फोटो एडिट करते थे, लेकिन ये जीन एडिट करना क्या होता है। तो जैसे कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं या स्नैपचैट चलाते हैं, तो अपनी फोटो को आप एडिट कर लेते हैं, जैसा आपको चाहिए, जिस तरह के फीचर्स चाहिए वैसे उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब आपकी ही शक्ल होती है लेकिन उसको आप इंप्रूव कर लेते हैं। वैसे ही जीन एडिटिंग भी एक तकनीक है। हम सबके शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर कोई भी सेल की बात करें, क्योंकि हम क्या हैं, हम जितने भी जीव हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें या फिर मैमल्स की बात करें, जितने भी आपके उभयचर होते हैं, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे जीव जिनमें आपको देखने मिलता है कि बहुत सारे उनके पास अंग होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं वो। जैसे कि अगर हम बात करें एक चींटी को भी या फिर मगरमच्छ को भी या कोई भी जानवर आप उठाकर देखेंगे जूलॉजी में जो आपको देखने मिलते हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। मतलब सेल्स का मतलब हमारी, जैसे कि एक घर बनाने में सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको कहा जाता है सेल। जैसे घर बनाने में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो गई, वो हो गई ब्रिक्स हो गई, ईंट से घर बना होता है। वैसे ही हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। मतलब कोशिका सबसे छोटी इकाई हो गई। तो सेल जो होते हैं किसी की भी बॉडी में, हमारी बॉडी में कैसे सेल्स हैं, तो हम हैं मल्टी सेलर, हमें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो हम बहुकोशिकीय हैं, तो मतलब हमारे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। किसी एक सेल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आता है, इसके अंदर कई तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो आनुवांशिक गुण रखते हैं। आनुवांशिक गुण का मतलब कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर हमारे मदर फादर से आई है, हमारे माता पिता से हमको कई जीन्स मिले हुए हैं। हो सकता है वो जीन्स आंखों के रंग का हो, हमारी इंटेलिजेंस का हो, हमारी हाइट का हो, हमारी बॉडी के कलर का हो। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है, हमारे माता पिता से ही मिली है। तो ये कैसे ट्रांसफर होती है, तो ये ट्रांसफर ऐसे होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमारा फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कई जीन्स हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये जेनेटिक्स से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हर कोशिका के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होता है इसको कहा जाता है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है जीन पूल। मतलब इसमें हर तरह के जीन होते हैं। हो सकता है इंटेलिजेंस का जीन हो, आपकी याददाश्त कैसी रहेगी, आपका IQ कैसे रहेगा, आपकी आंखों का रंग कैसा रहेगा, आपके शरीर का रंग कैसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। इन जेनेटिक मटेरियल्स को ही आप क्या कहते हैं, DNA कहा जाता है। और इन DNA के ऊपर ही आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको जीन कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जीन एडिटिंग की। तो जीन एडिटिंग के लिए ये CRISPR-Cas9 जो टेक्निक थी इसने जो है काफी क्रांति ला दी थी। कैसे ला दी थी, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। इसको पहले आप ध्यान से समझिए कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा है, वो जब जन्म से ही उसके अंदर HIV का जो है संक्रमण हो चुका है, या मान लिया जाए कोई बच्चा है जिसका बचपन से ही इंसुलिन नहीं बनता है। जैसे कि इस केस को थोड़ा सा हम देखते हैं फिर इस टेक्निक पर आएंगे हम। तो मान लिया जाए कोई बच्चा हुआ है, कोई बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे के जन्म से उसकी बॉडी में क्या नहीं बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है। अब हमारी बॉडी में होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, इस ब्लड में चला जाता है ग्लूकोज। मतलब खाना खाते ही नहीं जाता है, थोड़ा समय लगता है पाचन होने के बाद। हमने जो भी खाया है वो शक्ति जो होती है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो इंसुलिन है,
ये पेनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय में एक बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहां से ये रिलीज होता है। और इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में घूमेगा और घूमने के बाद हमारी बॉडी के अंतर्गत ये जो ग्लूकोज है इसको बांटने का काम करता है। हमारे ब्रेन को कुछ दे देगा, हमारे लिवर को कुछ दे देगा, हमारे हार्ट को कुछ दे देगा। तो भाई क्या करता है इंसुलिन का काम? इंसुलिन का काम है कि बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज आया है, ये ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना, हर जगह तक पहुंचा देना। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी बच्चे में बचपन से इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसको डायबिटीज है, इसी को कहा जाता है डायबिटीज टाइप 1। अब डायबिटीज टाइप 1 का मतलब क्या है कि मतलब उसके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसको बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, अब जीवन भर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने। तो इसी जगह पर आ जाती है एक तकनीक जिसको कहा जाता है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में क्या किया जाता है कि उस बच्चे के अंदर ऐसा जीन जो उसको इंसुलिन नहीं बनाने दिया जा रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे जीन से जो इंसुलिन बॉडी में बनाता रहे, तो उस बच्चे की तो बीमारी दूर हो गई। तो यही जो तकनीक होती है जीन एडिटिंग की, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए विश्व भर में, लेकिन बहुत जटिल प्रोसेस होता था कि किसी जीन को पहले पहचानो, उस जीन को हटाओ, फिर ऐसा जीन लगाओ जिससे उसकी वो बीमारी दूर हो जाए। तो 2012 में लगभग बताया गया कि भाई एक टेक्निक आई जिसको क्रिस्पर-कास9 कहा जाता था। क्रिस्पर-कास9 ने आकर क्रांति मचा दी कि भाई ये तकनीक इस्तेमाल की जाएगी तो जीन एडिटिंग बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसमें कई साल लग गए। और इस पर जो है सबसे बड़ा अपडेट जो आया वो 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 लोगों को, फ्रांस से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस टेक्निक से जो है जीनोम एडिटिंग करना, जीन पूलिंग को चेंज करना, इस तरह की तकनीक के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यही चीज भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट करी है और हमारे यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो जनजातीय लोग रहते हैं, उनके ऊपर ये तकनीक लगाई जाएगी जिससे उनको होने वाले जो रोग है सिकल सेल एनीमिया, एक बहुत बड़ा रोग है जो हमारी ट्राइब्स के अंदर होता है, अफ्रीका के अंदर भी देखने मिलता है, जिसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के आकार के दिखते हैं। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होंगे जिनको लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, कुछ इस तरीके से दिखती हैं, लेकिन ये जब कुछ हंसिए जैसे आकार की हो जाएं, सिकल शेप में हो जाएं, तो इस एनीमिया को, एनीमिया मतलब खून की कमी भी होती है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये हमारी ट्राइब्स पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा है। तो ये तकनीक का इस्तेमाल भारत सरकार आगामी 5 वर्षों में करेगी और ऐसे लोगों के अंतर्गत ये बीमारी को दूर किया जाएगा। तो ये जो है थोड़ा मोटा मोटा आपको समझने आया होगा कि क्रिस्पर-कास9 क्या था। तो क्रिस्पर-कास9 का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब इसमें क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, डीएनए आरएनए जो होता है, उनके अंदर जीन्स मिलते हैं, ऐसे जीन को पहचान करना और फिर मॉलिक्यूलर सीजर होता है एक, तो उस सीजर से इन चीजों को हटा देना और फिर इनको रिप्लेस कर देना किसी दूसरी चीज से। एक कल्चर प्लेट होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये देखा गया है कि कई तरह की ऐसी चीजें रखी जाती हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक ह्यूमन है, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक ह्यूमन था, बचपन से इसको क्या हो गया, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो इंसुलिन नहीं बनने के कारण इसके अंदर क्या हो गई, डायबिटीज टाइप 1 हो गई। इसको डायबिटीज टाइप 1 कहा जाता है। कई लोगों को डायबिटीज टाइप 2 होती है। टाइप 2 उन लोगों को डायबिटीज होती है जिनको वयस्क अवस्था में, अडल्ट एज में होती है, कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन का आप इस्तेमाल नहीं करते। मान लिया जाए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने इतना एक्सरसाइज ही नहीं करी, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं एक चेयर पे बैठकर या बेड पर बैठकर दिन भर निकल जाता है, तो होगा क्या, आपकी बॉडी में एक्सरसाइज नहीं होगी, तो जो भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को बांटने वाला इंसुलिन की आदत पड़ गई है, वो ढीठ हो गया है, वो किसी में भी तरीके से आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को एक एज के बाद हो जाती है डायबिटीज, जिसको कहा जाता है डायबिटीज टाइप 2। तो टाइप 2 जो है वो आपकी लाइफस्टाइल से होता है, लेकिन टाइप 1 जो है वो आपको जेनेटिकली भी हो सकता है या फिर आपकी बॉडी में शुरू से ही इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ऐसे लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन है। दूसरा ह्यूमन है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में इंसुलिन बनता है, हेल्दी पर्सन है। तो इस हेल्दी पर्सन का वो जीन ढूंढा जाता है जो इंसुलिन बनाया जा रहा है, उस जीन को उठाकर एक कल्चर प्लेट में डाला जाता है। कल्चर प्लेट क्या होती है, एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, उसके अंदर डाला जाता है, वो उसके रेप्लिकेट कर देता है, मतलब उसी की कॉपी बना देता है। उन्हीं कॉपियों से लेकर जो है वापस से बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है ये टेक्निक से उसके अंदर इंसुलिन बनने लगता है, या इंसुलिन के जो भी मेडिसिन है वो भी क्रिएट की जा सकती हैं।
तो क्रिस्पर कास9 जो है 2012 में चीज आई, 2020 के अंदर इसमें ये अपडेट आ गया कि भाई इस टेक्निक के थ्रू इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है और काफी तेजी से किया जा सकता है, इसलिए वाइडली एक्सेप्ट था। इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो भाई इसमें क्या है, ऐसे जीन को हटा देना जिससे कोई भी रोग हो रहा है और हटाकर उसको रिप्लेस कर देना ऐसी चीज से जो हेल्दी जीन्स हैं वो इंसर्ट कर देना। तो यहां पे क्या किया जाता है भाई, कोई सेल लिया आपने, ये कैसे टेक्निक काम करती है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डीएनए एडिटिंग कहलाता है कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड, जो डाई न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए कहलाता है आपका। तो भाई डीएनए क्या है, तो डीएनए बायोलॉजी की फील्ड में सबका आधार कार्ड है कि भाई मेरा डीएनए दूसरे के डीएनए से अलग है, तो ये पहचान किससे होती है, इसी चीज से होती है। तो जैसे कि आपका आधार कार्ड का नंबर सबका एक जैसा नहीं होता, वैसे ही एक व्यक्ति का दूसरे से डीएनए सेम नहीं होता है, ये एक विचित्र मतलब एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसी में एडिटिंग की जा रही है। डीएनए एडिटिंग टेक्निक्स कॉल्ड क्रिस्पर कास9 वर्क्स लाइक अ बायोलॉजिकल वर्जन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। अब जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपने कोई फाइल बनाई या कोई कुछ भी कहीं लिखा, लेकिन आपको लगता है गलत लिखा, तो आपने उसको कट किया, दूसरी जगह से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। वैसे ही ये टेक्निक है, तो कट कॉपी पेस्ट भी बोल सकते हैं। तो भाई कैसे काम करती है, ये एक सेल है, एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर ही क्या मिलते हैं आपको, डीएनए मिलते हैं। अब उन डीएनए के अंदर क्या मिलता है, तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर सेल हो गया, कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। ये आपका केंद्रक होता है, ये आपकी कोशिका होती है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मिलता है, तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर मिलते हैं आपको डीएनए, और एक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए हो सकते हैं, कुछ कलर्स के लिए हो सकते हैं, कुछ आपके इंटेलिजेंस के लिए हो सकते हैं, कुछ आपकी हाइट्स के लिए हो सकते हैं, आपका बाल जो है वो कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, कैसे होंगे, ये सब जीन पर ही निर्भर करता है। तो मान लिया जाए कि भाई ये क्रोमोसोम्स में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पार्ट है ये आपके लिए सही नहीं है, ये डिफेक्टिव है, इससे आपको कोई बीमारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। ऐसे एक मतलब मॉलिक्यूलर सीजर जो कहा जाता है, बायोलॉजिकल सीजर होता है, और इससे आपका हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड यहां पर लगा दिया जाता है। तो भाई क्या किया जा रहा है, अ सेल इज ट्रांसफर्ड विद अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग गाइड मॉलिक्यूल, हेल्दी डीएनए कॉपिंग, और ये डीएनए कटिंग एंजाइम। तो डीएनए कटिंग एंजाइम का इस्तेमाल करके इसको हटा रहे हैं। स्पेशली डिजाइन सिंथेटिक गाइड मॉलिक्यूल्स फाइंड द टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड। तो एक जो है स्पेशली डिजाइन सिंथेटिक गाइड होता है जो पहचान लेता है कि आपके डीएनए में कहाँ कमी है, कौन सा जीन इसके लिए जिम्मेदार है, उसको हटा देना, और हटाने के बाद उसको रिप्लेस कर देना किसी हेल्दी कॉपी से। तो ये जो है हम पढ़ने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट को काफी ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ी। तो क्रिस्पर कास9 आने के बाद ये काफी आसान हो गया कि इतनी चीज जो है आसानी से की जा सकती है। तो भाई यही क्या करना है, तो जीन एडिटिंग यही है, और जीन एडिटिंग के अंदर क्रिस्पर कास9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई जो मैंने आपको बताया कि ये डीएनए के अंदर जो है इसके मैचिंग डीएनए को जो है यहाँ पे कर दिया जाता है, मतलब आपका टारगेट किया जाता है पहले जीन को। तो इसमें क्या किया जाता है, एक जो भी पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है, फिर बाइंड किया जाता है टारगेट को, फिर कट किया जाता है डीएनए, और उसको रिपेयर जो सेक्शन है उससे ही जोड़ दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो यही टेक्निक होती है। अब ये टेक्निक कहाँ पे यूज हो रही है, तो भाई ये एक तकनीक होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या किया जाता है, कल्चर प्लेट ली जाती है, इसको कल्चर प्लेट बोलते हैं। इस कल्चर प्लेट पर जो हेल्दी डीएनए होता है उस हेल्दी डीएनए को डाला जाता है, और हेल्दी डीएनए ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये इसकी कॉलोनी खड़ी कर देते हैं। आपने एक डाला इसमें, तो ये ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उस तरह के जीन बनाकर रख देते हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि वो हेल्दी डीएनए कहां से आया, तो हेल्दी डीएनए कल्चर प्लेट पे डाला जाता है, और कल्चर प्लेट पे डालने पर इसकी कॉपी करता जाता है, कॉपी करता जाता है। जैसे आपने अभी कोविड-19 में सुना था कि कोविड-19 में कई लोगों को स्टेरॉइड देने पड़े थे।
स्टेरॉइड देने का मतलब क्या था, उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो करना था। होता क्या है कि जैसे कि कोविड-19 में जब वायरस आपकी बॉडी में जा रहा था तो वायरस जाने के बाद अपनी कॉपी बना ले रहा था, पूरी बॉडी में उसकी कॉपी आ जा रही थी। जैसे आपने देखा होगा कि आरटी-पीसीआर आप करवा रहे थे, इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये क्या टेक्निक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये आरएनए को डीएनए में बदलता है, और डीएनए को बदलने के बाद ये चेन देखता है कि आपकी बॉडी में जिसका जितना स्कोर, आपने देखा होगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट में एक स्कोर आता था, वो स्कोर ये बताता था कि आपकी बॉडी के अंदर कितना जो है साइकिल्स में पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में कितने जल्दी आपका कोविड का वायरस कैच हो रहा है। तो अगर बॉडी में बहुत सारे रेप्लिकेट कर देता था वायरस, अपनी कॉपी बना देता था, तो उसी को स्लो करने के लिए स्टेरॉइड भी देने पड़ रहे थे। तो ये क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के एक कल्चर प्लेट में इसको डाला जाता है, बैक्टीरिया विदाउट क्रिस्पर ये जो है इसको किया गया है, और यहां से जो है बैक्टीरिया ऑल्टर्ड विद क्रिस्पर, मतलब इसमें से बैक्टीरिया से वो चीजें निकाल ली जाती हैं और हेल्दी जो डीएनए है वो बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये तकनीक जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत फेमस है, जिसको क्रिस्पर कास9 कहा जाता है। अब इसके लिए क्रेडिट किसको दिया गया, तो इन दोनों को जो है नोबेल भी प्रदान किया गया था, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डोडाना, इनको 2020 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था क्रिस्पर कास9 का उपयोग करने के लिए। तो ये जो है नोबेल प्राइज विनर है, केमिस्ट्री से इनको मिला 2020 में, इमैनुअल कारपेंटियर, ये फ्रेंच हैं दोनों, और जेनिफर डोडाना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग करने के लिए इनको दिया गया था। और जैसा मैंने बताया ये क्या है, एक कट कॉपी पेस्ट टेक्निक है, जैसे कंप्यूटर में करते हैं ऐसी बॉडी के अंदर करते हैं। अब इस पर जो अपडेट आया है वो आया है सिकल सेल एनीमिया से जुड़ा हुआ। सिकल सेल एनीमिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी हो गई है, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को परेशान कर रही है। ये ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि भाई जो वो लोग रहते हैं जिस माहौल में, तो मलेरिया होने के कारण उनके जो आरबीसी होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हंसिये के आकार की होने लगती हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में जो है जो आरबीसी 120 दिन तक रहने चाहिए, उनकी उम्र घटकर 60 दिन ही हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब ये क्या होता है, उनको जेनेटिकली, जैसे किसी के अंदर कोई मेल है या कोई फीमेल है तो उसके अंदर ये सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उनके आगे चलकर बच्चों को भी होने की संभावना होती है। जैसे यहां पर हमने देखा है कि भाई इनसे एक क्रोमोसोम्स निकल कर आएगा, तो अगर ये वाला आ जाता है, ये नॉर्मल वाला है, यहाँ ब्लैक नॉर्मल है, व्हाइट जो है सिकल सेल एनीमिया है, तो अगर ये इससे निकल कर आ जाए, ये वाला इससे निकल कर आ जाए, तो ये क्या होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। लेकिन इसका जो है ब्लैक वाला है, इसका व्हाइट वाला है, तो यहां पर सिकल सेल ट्रेट देखने मिलेंगे, मतलब कुछ उसमें लक्षण हो सकते हैं कि आगे वाली पीढ़ी को भी कर सकता है। ऐसे ही इससे जो है व्हाइट निकल कर आ जाए, इससे ब्लैक निकल कर आ जाए, तो भी ये सिकल सेल ट्रेट वाला होगा। इससे व्हाइट और इससे व्हाइट आ जाए तो ये तो सिकल सेल डिजीज ही हो जाएगी, उसके अंदर जो है पूरी बॉडी के अंदर सिकल सेल ही रहेंगे। तो ये हमारी जो ट्राइब्स हैं, हमारी भारत में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, भील रहते हैं, गोंड्स रहते हैं, ऐसी बहुत सारी जो है संथाल, ये जो है बहुत बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं। इसके अलावा और भी गांव में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो इनको जो है ये बीमारी काफी ज्यादा जो है खतरा है सिकल सेल एनीमिया का। तो भारत सरकार ने कहा है कि आगामी 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे, तो आने वाले 5 सालों में इस तरीके से जो क्रिस्पर कास9 टेक्निक है इसको इस्तेमाल किया जाएगा ट्राइबल कम्युनिटी पे, और उनके अंदर जो है इन बीमारियों को दूर किया जाएगा। तो जैसे नॉर्मल आपका जो आरबीसीज होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जिनके अंदर सिकल्ड सेल आरबीसी हो जाते हैं, जिनको एनीमिया बोलते हैं, सिकल्ड सेल एनीमिया, वो कुछ इस तरीके के आकार के हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। तो उनके अंदर जो है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। आरबीसी हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ये सारी समस्या उनके अंतर्गत होती है। इसके अलावा यहां पर देखिए, इस टेक्निक का मैं यहां पर एथिकल डिलेमा पे भी बात करता हूं कि ये जो है एक नैतिकता पर भी एक प्रहार है। अब देखा जाए तो इस तरह की तकनीक अगर बनेगी तो इससे क्या होगा, इस पे जो है काफी बवाल उठ गया था। 2018 में चाइना के अंदर कहा गया था कि एक बच्चे के अंदर हमने जो है इस टेक्निक की हेल्प से, उनके माता पिता को HIV एड्स था, लेकिन उस बच्चे के अंदर
जीनोम एडिटिंग करके क्रिस्पर कास9 का इस्तेमाल करके चेंज कर दिया गया था। तो ये चलिए, किसी को कोई बीमारी है, किसी को HIV हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को एनीमिया हो गया है, इन बीमारियों के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे जो है एथिक्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बताई जा रही है। मतलब ये जो है समाज के लिए क्यों खतरा है इस तरह की तकनीक? इसलिए खतरा है कि मान लिया जाए कि आज आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप जो है IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, CA बन जाएं, कोई भी फील्ड में आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत में आज कि भाई कोई अमीर व्यक्ति का ही बेटा IAS बनेगा, या अमीर व्यक्ति का ही बेटा जो है कुछ, या डॉटर या बेटे, दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि कोई भी आगे चलकर कुछ कर सकता है, वो अपने मेहनत के पुरुषार्थ के दम पे कर सकता है। लेकिन इस तरह की तकनीक आने से क्या एक एथिकल डिलेमा क्रिएट हो रहा है? मान लिया जाए किसी के पास काफी पैसा है, तो जब उनका बच्चा पैदा होने वाला है तो यहां पर इस क्रिस्पर कास9 टेक्निक का इस्तेमाल करके किया जाता है बेबी डिजाइनिंग, जैसा हुआ चाइना के अंदर। तो इसी पर जो है पूरे विश्व भर के जो लोग थे उन्होंने एक तरीके से मतभेद जताया कि भाई इस तरह की तकनीक से क्या होगा। आप जो है कुछ ऐसा बच्चा डिजाइन करवा सकते हो साइंटिस्ट के जाके कि भाई इसका ब्रेन जो है आइंस्टीन जैसा हो, इसकी ब्यूटी जो है आपका किसी मिस वर्ल्ड जैसी हो, या फिर आपका एथलेटिक्स में ये जो है मेसी जैसा हो, रोनाल्डो जैसा हो। हर तरीके के जीन्स उसमें डलवा दिए जाएं, इसका कलर जो है इसके जैसा दिखना चाहिए, इसके बाल कर्ली होने चाहिए। तो ये जो चीज है इसको बेबी डिजाइनिंग कहा जाता है। तो क्रिस्पर कास9 का ये भी है कि भाई हम इस तरह की रेस ना बना दें, कि इस तरह की रेस ना क्रिएट कर दें कि बाकी लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो पीछे हो जाएंगे। तो भाई एक जो यहां पर एक क्रिएट होगा कि जो लोग ज्यादा सक्षम हैं, जो प्रॉस्पेरस हैं, वो अपने हिसाब से बच्चों को डिजाइन करने लगेंगे कि भाई ये भी चीज है कि भाई हाई IQ क्रिएट कर दिया जाए, परफेक्ट विजन क्रिएट कर दिया जाए कि आगे चलकर इनको कोई हार्ट की बीमारी ना हो, कोई किडनी की बीमारी ना हो, इस तरह के सारे अच्छे अच्छे जीन्स लगा दिए जाएं। तो ये जो है आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, जिस पर कई लोगों की नजर है। तो यहां पर हमने क्रिस्पर कास9 जो भारत में होने वाला है और उसके क्या क्या असर हो सकते हैं उस पर बात की है। यूपीएससी ने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्रिस्पर कास9 हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज, क्रिस्पर कास9 हाल ही में चर्चाओं में रहा। A series of multi-purpose geostationary satellite launched by ISRO to satisfy the telecommunication, broadcasting, meteorology, research and search rescue operation. A system used by bacterial cells to recognize and destroy viral DNA as a form of adaptive immunity. दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज बचाव कार्यों को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। या फिर अनुकूली प्रतिरक्षा के रूप में वायरल DNA को पहचानने और नष्ट करने के लिए जीवाणु कोशिकाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली। नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा दिया हुआ था और इसमें 3 जो ऑप्शन थे वो एक जैसे थे, एक ही अलग था, तो पहचानना आसान था। आप लोग भी इसको आसानी से बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। और भी कोई डाउट्स हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।